हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि अवयव का योग और गुणा कैसे करते हैं। उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अवयव पर संक्रियाएं की बात कराई थी मैंने, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऑपरेशंस जो है 4 होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। अवयव के अंदर ये वाला ऑपरेशन काम नहीं करता है, मतलब एक अवयव को दूसरे अवयव से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये 3 होते हैं, है ना। इन 3 में जो है ये भी थोड़ा कम प्रचलन में होता है। ये और दोनों ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा चलते हैं। एडिशन में मैंने बताया था कि एडिशन जब पॉसिबल है जब दोनों अवयव या जितने भी 2 से ज़्यादा अवयव दे रखे हैं सबकी आरसी बराबर हो, यानी कि दोनों का ऑर्डर यानी कि कोटि आपस में बराबर हो, तो हम उनके संगत पदों को जोड़ कर उनके मान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो पहले वाला अवयव आपका ए अवयव है, दूसरे वाला अवयव आपका बी है, तो आप दोनों का अवयव का समीशन ए प्लस बी को फाइंड कर सकते हो और आप आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में अवयव का एक अदिश्य गुणन दिखाया था। अवयव का एक अदिश्य गुणन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक अवयव की पर्टिकुलर किसी संख्या से, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए अवयव दे रखा है और इन्होंने 2a की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, और 2a में हमने क्या करा कि हर टर्म को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि हर टर्म होती है, कोई भी टर्म नहीं छोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू ये दे रखा है और 3a करने के लिए 3 से पहले बाहर मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ पर ये देखो 3 बाहर लिख रखा है ना, उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई हर टर्म से करने के बाद में ये अवयव हम लोगों को प्राप्त हो गया। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी अवयव का अंतर ज्ञात नहीं हो पाता है, तो अवयव का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऋण अवयव की ज़रूरत पड़ेगी। और ऋण अवयव इन्होंने क्या बताया था कि अगर a में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, -a, और ये -a अवयव जो है वो a अवयव का ऋण अवयव कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हो -a का जो ऋण अवयव है वो +a बनेगा। तो उसमें कुछ नहीं करते, मान लो आपको जैसे एक ए अवयव दे रखा है, -a फाइंड करते हैं, मतलब a की हर टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे से करके तो सीधा कह दो कि हम उसके हर एलिमेंट के, हर अवयव के जो है चिन्ह बदल देते हैं। प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाता है और माइनस वाला चिन्ह प्लस का हो जाता है, यानी कि प्लस चिन्ह माइनस से इंटरचेंज हो जाता है और माइनस वाला चिन्ह प्लस से इंटरचेंज कर लिया जाता है। उसके बाद में अवयव का अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर आपको a माइनस बी ज्ञात करना है तो आप a माइनस बी ज्ञात नहीं कर सकते, आपको ज्ञात करना पड़ेगा a प्लस माइनस बी, यानी कि सबसे पहले आपको b का ऋण अवयव ज्ञात करना है और b का ऋण अवयव ज्ञात करने के बाद में आप उसे a में ऐड करोगे, ठीक है ना। यहाँ भी सेम रूल का फॉलो होता है कि r इंटू सी जो है बराबर होना चाहिए। अगर r इंटू सी दोनों अवयव का या 2 से ज़्यादा अवयव का बराबर नहीं है तो आप उनका अंतर भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। जैसे इन लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक a अवयव है, एक b अवयव है, तो 2a माइनस बी ज्ञात करने के लिए पहले a से 2 की मल्टीप्लाई कर दी और फिर डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ये माइनस लिखते नहीं है, आप इस टर्म को ध्यान से देखो कि वो अंदर साइन चेंज कर रखे हैं और बीच में प्लस लगा रखा है, ठीक है ना, और बाद में सबको साइन चेंज कर यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इसके गुणधर्म बताए थे। गुणधर्म के बाद में आज जो मेन चीज़ है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, अवयव का गुणन। 2 अवयव की गुणा करनी है, यानी कि आपके पास में अगर 2 अवयव दे रखे हैं तो उन अवयव की गुणा कैसे की जाती है। सबसे पहली बात तो ये याद रख लो कि अवयव की गुणा कब पॉसिबल है, ठीक है ना। मतलब एक अवयव a की गुणा दूसरे अवयव b के साथ में कब गुणा हो सकती है, तो उसके लिए आप ज़रा ध्यान से देखो। मैंने माना एक a अवयव है जिसका क्रम है r1 गुणा c1, है ना, और एक b अवयव लिया है जिसका क्रम है r2 इंटू c2। तो a इंटू बी कब पॉसिबल होगा, a इंटू बी पॉसिबल होगा जब c1 की वैल्यू r2 के बराबर हो। अगर c1 की वैल्यू r2 के बराबर है
तो आप उन अवयव की मल्टीप्लाई कर ए इंटू बी ज्ञात कर सकते हो। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो आप इस अवयव की गुणा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है ना। दोबारा रिकॉल कर लो कि जब तक पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होगी तब तक आप उन अवयव का गुणनफल ज्ञात नहीं कर सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर है, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है ये गुणा करने का। पहले हम लोग इसकी ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद ही हम और कुछ काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब सीखेंगे। पहले देखो इसमें कितने स्तंभ हैं, 2, और दूसरे वाले में कितनी पंक्तियां हैं, 2। मैंने बताया कि C1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू भी कितनी है, 2। आपको दिखाई दे रहा है कि C1 R2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले अवयव को A कहो दूसरे को B कहो तो A इंटू बी का अस्तित्व है। अगर ठीक है, और अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि A इंटू बी जो है वो C1 जो है R2 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, A इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो बात को कि 2 अवयव की गुणा कब पॉसिबल है, जब C1 R2 के बराबर हो, अदरवाइज C1 R2 के बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं है तो आप उस अवयव को ये मान के चलना कि आप 2 अवयव की गुणा नहीं कर सकते। इसके बाद गुणा कैसे होती है। अब एक बात ध्यान रखना कि इसमें गुणा करते समय ध्यान रखते हैं कि ये है R1 और ये है C1। R1 की गुणा जब C2 या इसको क्या नाम दिया जाए, ऐसे समझो कि इसकी गुणा इसके साथ अगर होगी पहले स्तंभ के साथ, तो ये पहली जो प्रोडक्ट होगा उसका पहला अवयव मिलेगा। यहाँ इन्हें इक्वल टू का साइन लगाना चाहिए था, इन्होंने लगाया नहीं है। तो क्या होगा, 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 50, ये दोनों की मल्टीप्लाई होकर पहला अवयव मिलेगा, परिणामी का पहला अवयव मिलेगा। जैसे दूसरे में जो है 8 और 10 दे रखा है ना, दिख रहा है आप लोगों को कि दूसरे में क्या दे रखा है, 8 10 की गुणा करके इससे मिला तो ये अवयव मिला इसका, ये नीचे वाला 8 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 50, यानी कि 8 की गुणा इस 5 से हुई, 10 की गुणा इस 50 से हुई और ये नीचे का दूसरा अवयव मिल गया। अब इसमें अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कुछ दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वाले अवयव को आप A मानो, A अवयव की जो कोटि है वो है 2 गुणा 2, है ना। दूसरे अवयव को आप B मानो, उसकी कोटि है 1 गुणा 2। दूसरे की कोटि है 2 गुणा 1। तो ए बी जो परिणामी है, मतलब A और B जो गुणा हुई है, तो उसके बाद में अवयव कितने क्रम का बनेगा, अवयव कितने क्रम का बनेगा आपको यहाँ दिखाई दे जाना चाहिए। मैंने बताया था कि ये दोनों संख्याएं तो आपस में बराबर होनी है। अब बच कौन गया, A में बच गया 2 और B में क्या बच गया, 1। तो जो गुणनफल हुआ उसके परिणामी में कितनी पंक्तियाँ आई हैं, देखो इसमें पंक्ति है 2 और स्तंभ कितना है 1, यानी कि इसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 1। आप इसको दोबारा समझ लो, ये कोटि का बड़ा चक्कर है, ये हमेशा परेशान करती है। एक एग्जाम्पल और अगर कहीं मिल जाता है तो उसको देखते हैं। मिल गया एक एग्जाम्पल, इन्होंने क्लासीफाई भी बढ़िया कर रखा है इस जगह, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। उदाहरण के लिए C एक अवयव है, एक D अवयव है। पहली बात देखो कि C की कोटि कितनी है, RC के हिसाब से 2 गुणा 3, भाई 2 पंक्ति हैं और उसमें
3 स्तंभ है। एक डी आव्यूह है। डी आव्यूह की कोटि कितनी है? डी आव्यूह की कोटि है कि 3 तो पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 2। तो अब तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मान तो आपस में बराबर हैं, है ना। और जो परिणामी आएगा सी डी, उसका अगर हम R इंटू सी देखें, पहले मतलब हम लोग गुणा तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यही चेक करना है कि गुणा पॉसिबल है या नहीं है। और गुणा पॉसिबल है तो उसके बाद में रिजल्ट आपका कैसा आएगा, लुक वाइज कैसा आएगा, उस चीज़ पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो वो आएगा 2 गुणा 2, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपका सी डी तैयार होगा तो वो उसकी कोटि होगी 2/2, यानी कि उसमें 2 तो पंक्ति होंगी और कितने कॉलम होंगे? 2। इस बात को आप समझ गए होंगे क्लियर तरीके से कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्ति और कैसे बैठनी है। ठीक है, अब हम लोगों ने चेक कर चुके हैं कि इसकी गुणा पॉसिबल है। गुणा चेक करने के लिए क्या काम करते हैं? देखो, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की अगर इसके साथ होगी तो पहला एलिमेंट मिलेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। हमने मल्टीप्लाई करी पहली पंक्ति की पहले कॉलम से और फिर पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई करी दूसरे कॉलम से। उससे हमें क्या मिला? परिणामी में, परिणामी मतलब जो हमारी प्रोडक्ट आनी है उसका R1C1, यानी कि R1C1 कह सकता हूँ, या मैं इसे एक नाम देता हूँ जो हमारा पुराना नाम है, वो आएगा A11। समझ रहे हो बात को? परिणामी का पहला अवयव, और जब हम पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति के साथ गुणा कर रहे हैं तो फिर हमें मिलेगा A12। ये उसके बाद में जब दूसरे वाले की बात आती है, ये वाला पंक्ति मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो ये मिलेगा दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, और जब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ होगी तो ये मिलेगा दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। ठीक है ना, समझ में आई बात? कि जब हम लोग पहली पंक्ति की गुणा करेंगे पहले दोनों से तो हमें मिलेंगे A11 और A12, और जब हम दूसरी पंक्ति की दोनों कॉलम से के साथ गुणा करेंगे तो फिर मिलेगा हमको A21 और A22। अब इन्होंने देखते हैं कैसे गुणा करी। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आना है पक्का इस चीज़ का। अगर क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो ये आगे के जितना भी काम हम लोग करने वाले हैं उसमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन इसका है। ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे इन्होंने करा, ये पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई करी पहले स्तंभ के साथ, तो 1 की गुणा 2 के साथ आ गई, फिर -1 की गुणा -1 के साथ आ गई, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ आ गई। फिर सेम इस वाले की दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 1 की मल्टीप्लाई 7 आ गई, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ आ गई, फिर 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ आ गई। तो इसके बाद में दूसरी जो पंक्ति है ये वाली, इसकी मल्टीप्लाई यानी है इसके साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। उसी तरीके से फिर इन्होंने तीसरे वाले की मल्टीप्लाई करी है, चौथे वाले की मल्टीप्लाई करी है, और उसके बाद में आपको परिणामी मैट्रिक्स आपको मिल चुका है CD, यानी कि C और D की गुणा करने के बाद। इसके बाद में एक एग्जांपल और इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये एक आव्यूह दे रखा है, एक इन्होंने A आव्यूह और एक B आव्यूह दे रखा है, तो A इंटू B ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसकी कोटि चेक करनी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप ये देखो, A वाले के लिए जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है, और जो B वाला है उसके लिए कोटि 2 गुणा 3 है। अब तुम्हें यहाँ बात समझ में आ गई कि ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी गुणा पॉसिबल है, संभव है।
और गुणा करने के बाद में जो परिणामी ए बी आएगा उसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 गुणा 3, यानी कि उसमें 2 तो पंक्ति होंगी और 3 कॉलम। तो यानी कि आपको उस वाले में कौन कौन से अवयव मिलेंगे, आपको मिलेंगे 11 वाली सीरीज़ के मिलेंगे 11, 12, 13, और फिर मिलेंगे दूसरी में 21, 22 और 23। याद रखना 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन स्तंभ कितने हैं, 3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो आपको A 11, 12, 13 मिलेंगे और A 21, A 22 और A 23 आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करा इन्होंने कि जो पहली पंक्ति है उसके पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करके पहला अवयव आ गया, इसकी दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करी तो दूसरा अवयव, इसकी तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करी तो तीसरा अवयव। सेम दूसरे वाले की बात करें कि दूसरा पंक्ति का इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो पहला अवयव, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति की तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हुई तो तीसरा अवयव। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो परिणामी अवयव है उसकी कोटि कितनी होगी, 2/3। अब आप इनको सिंप्लीफाई करने के बाद देखोगे कि इसमें 2 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं आपके पास में, 1, 2, 3। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करी है। उसके बाद में एक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या a इंटू बी करेंगे तो वो b इंटू ए के बराबर होगा या नहीं होगा। ये चीज़ तो हम लोग केवल मैट्रिक्स को देख के ही बता सकते हैं कि a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। कैसे, देखो भाई, जैसे a और b दे रखे हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया था कि a इंटू बी करना है तो a की कोटि का जो a की कोटि कितनी थी यहाँ पर a की कोटि है 2/2 और b की कोटि कितनी है 2/3। तो जब हम a इंटू बी कर रहे हैं तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम है, यानी कि a इंटू बी तो पॉसिबल है ना। अब फिर ये देखते हैं b इंटू ए पॉसिबल है या नहीं है। तो b इंटू ए पॉसिबल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि b के कोटि है 2 गुणा 3 और a की कोटि है 2 गुणा 2। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये वाला नंबर तो इसके बराबर है ही नहीं, यानी कि a भी तो पॉसिबल है लेकिन b इंटू ए पॉसिबल नहीं है। जब b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है तो इसके बराबर होने का मतलब उठता ही नहीं है।